Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian Economy Previous Year Question Series right from 2011 से 2024. अगर आपको PDF चाहिए तो you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. Now अभी तक हमारा पिलर 1 खत्म है, पिलर 2 खत्म है, पिलर 3 भी कंप्लीट हो चुका है. पिलर 4 में हमने 4A, 4B, 4C को देख लिया है. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग 4D दैट इज जीडीपी जीएनपी एंड 4E दैट इज इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, चलो. सो चैप्टर 14 4D जीडीपी जीएनपी एक्सेट्रा. पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2022. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी. तो पहले तो मतलब यही बात पता चले कि रियल सेक्टर क्या होता है, उसके बाद तो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, राइट. रियल सेक्टर क्या होता है आप बताओ. रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज अबाउट एक्चुअल प्रोडक्शन. जब रियल सेक्टर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सेक्टर का बात हो रहा है जहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा होगा. किस चीज का? गुड्स का, सर्विसेज का, राइट. जबकि नॉमिनल सेक्टर डील्स विथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि स्टॉक मार्केट. समझ में आया? सो रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज अबाउट एक्चुअल प्रोडक्शन, जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, सर्विस प्रोड्यूसर्स हो रहे होंगे. while nominal sector deal with financial transactions like banking, like stock markets. These financial sector supports the real production. अब ये फाइनेंशियल सेक्टर रियल प्रोडक्शन को सपोर्ट कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल, दैट इज मनी, है ना, फॉर बिजनेसेस. बट दिस फाइनेंशियल सेक्टर डज नॉट डायरेक्टली क्रिएट्स गुड्स, डज नॉट डायरेक्टली क्रिएट सर्विसेज. आया बात समझ में? तो फाइनेंशियल सेक्टर का अगर जैसे बैंकिंग, स्टॉक मार्केट हो गया, अगर इसका मेन कंट्रीब्यूशन देखे ना तो ये इनकम जनरेट कर रहा है. लेकिन इनकम कैसे जनरेट कर रहा है? इनकम जनरेट कर रहा है थ्रू इंटरेस्ट, थ्रू डिविडेंड्स, ऐसे ही ना. बट दे डू नॉट प्रोड्यूस टैंजिबल गुड्स. आया बात समझ में? तो रियल सेक्टर का जहां पे बात होगा वहां एक्चुअल प्रोडक्शन का बात होगा, वहां टैंजिबल गुड्स का बात होगा, सर्विसेज का बात होगा, राइट. यहां तक ठीक है. अब पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर. फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप. होगा या नहीं होगा आप बताओ? होगा ना. रियल गुड तो प्रोड्यूस हो गया. देखिए डी पढ़िए. टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स. हो गया ना एक्चुअल प्रोडक्शन. ये भी होगा. कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी. ये बताओ ये होगा? इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है ये होगा क्या? 3 नहीं होगा. फाइनेंशियल सेक्टर है, नॉमिनल सेक्टर है. तो 3 देखिए, जैसे आप अगर ये बात डेसिफर कर लेते तो यहाँ बी सी डी में 3 था, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए रहते 1 एंड 2. अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसी. फिर से वही बात हो गया. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बात हो गया. एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का. आया बात समझ में? सो ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 एंड 2. क्लियर है? ठीक है यहाँ तक. नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर वही चीज जो हम आपको बताएं अभी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 2021 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स is most likely to be taken at the time of economic recession. कुछ नहीं पता है रिसेशन क्या होता है. क्या होता है रिसेशन? मान लो कुछ भी नहीं पता है. सिंपल भाषा क्या होगा? इट मीन्स स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, जहां पे जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, सब कुछ क्या होगा? सब कुछ कम होगा. तभी तो स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है ना. जीडीपी दैट इज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, सब कुछ गिरता जाएगा. एंड इट हैपेंस मेनली ड्यू टू रिड्यूस्ड स्पेंडिंग बाय पीपल एंड बिजनेसेस. तो इसका मतलब है कि अगर लोग पैसा खर्च करें, मार्केट में पैसा आए तो व्यवस्था ठीक हो जाएगा. तो इकोनॉमिक रिसेशन के कंडीशन को उल्टा किया जा सकता है. हमसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन. पहला पढ़िए. कट इन टैक्स रेट accompanied by increase in interest rate. आप टैक्स रेट कम करोगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे. बट आप टैक्स रेट कम करने के साथ आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो. मतलब कि आप लोन को महंगा कर रहे हो. तो ये लोन अगर महंगा होगा तो फिर कॉर्पोरेट लोन कैसे लेगा? लोन लेगा नहीं तो खर्च कैसे करेगा? तो पक्का 1 नहीं होगा. ठीक है यहाँ तक. दूसरा देखिए, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट. ठीक है, सरकार खर्च करेगी पब्लिक प्रोजेक्ट पे. जब पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा तो उससे होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. एकदम बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं. इससे होगा क्या? लोगों के पास आएगा ना पैसा. एंड हमको क्या चाहिए? हमको तो पैसा चाहिए. ये जो लिख रहा है कि रिड्यूस्ड स्पेंडिंग बाय पीपल एंड बिजनेसेस, ये चीज क्या हो जाएगा? हटने लगेगा. इकोनॉमिक रिसेशन तो यही है ना. समझ में आया बात? तो अगर सरकार एक्सपेंडिचर करेगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक प्रोजेक्ट पे, तो आप खुद बताओ ना. जैसे मान लो कि रोड बनाना है या कोई और प्रोजेक्ट पे सरकार पैसा खर्च कर रही है, तो आप सोचो ना एक प्रोजेक्ट से कितने इंडस्ट्रीज, कितने मतलब सारे लोग जुड़े हुए होंगे. एंड उन सबको क्या होगा?
एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, साथ साथ उनको पैसा आएगा, एंड जब पैसा आएगा तो क्या होगा, लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर जाया जा सकता है। डाउट लग रहा है इस पे भी, अभी रुक जाते हैं। देखो सही तो यही है, सी पढ़िए, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो लोगों के पास तो कम ही पैसा बचेगा ना, क्योंकि सरकार ज्यादा टैक्स ले रहा है। भले आप इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहे हो, तो भले आप यहाँ मतलब आप जो ए में किए आप उसका बी उसका उल्टा बी में कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये कैसे होगा? ये तो मतलब बेकार स्टेटमेंट है ना, कि एक तो सब कुछ मतलब ऐसे ही बैठा पड़ा है एंड आप भी, सरकार भी खर्च नहीं कर रही है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो सिंपल सा बात क्या है आप बताओ, मतलब बाकी सब कुछ छोड़ दो। मेरा सिंपल सा पर्पस ये है कि हम मार्केट में क्या करें, मनी सप्लाई को इंक्रीज करें। गवर्नमेंट आरबीआई का क्या फोकस होना चाहिए कि मनी फ्लो, मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में बढ़े, ठीक, क्योंकि लोग खर्च कम कर रहे हैं। अब ये अगर हमको पैसा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंटरेस्ट रेट को, एक सेकेंड, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, ठीक, ये मान लो आरबीआई ने कर दिया, और टैक्स रेट जो है ये टैक्स रेट को कम किया जाए थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो ये टैक्स रेट जब कम होगा तो लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। ठीक उसी प्रकार सरकार जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब उसको बढ़ाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए। इससे होगा क्या? दिस विल बूस्ट डिमांड बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आपको खुद से सोच के ही सॉल्व करना पड़ेगा, एंड ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। अब बात को समझो, क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी है, मान लो इंडियन इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, इनकम जो है ना, इनकम फ्लोज इन अ सर्कुलर मैनर। कैसे? देखो समझाते हैं। हाउस होल्ड जो है इट सेव्स मनी, है ना, हर लोग पैसा सेव करेंगे, कहाँ? बैंक वगैरह में। बैंक होगा, इन्वेस्टर्स होगा, ये लोग क्या करेगा? ये पैसा लेगा, राइट, एंड फिर किसको? कंपनी वगैरह को देगा, ठीक। एंड सो प्रोड्यूसर जो है, या मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इट बोरो एंड इन्वेस्ट दीज सेविंग्स, है ना। मान लो हमारे आपके जैसे लोग पैसा सेव कर दिए बैंक में, राइट। अब ये पैसा बैंक ने क्या किया? प्रोड्यूसर वगैरह को दे दिया, या इंडस्ट्री को दे दिया, कंपनी को दे दिया। अब ये लोग ये पैसा लोन के रूप में मान लो बैंक से ले रहे हैं, तो इस पैसा से ये लोग क्या करेंगे? आप बताओ। ये लोग मशीन्स खरीदेंगे, टूल्स खरीदेंगे, एंड यही तो कैपिटल गुड कहलाता है। अब यही जो ये प्रोड्यूसर आपको ये कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, टूल्स खरीद रहे हैं, तो यही जो कैपिटल गुड्स है, यही कैपिटल गुड्स के मदद से तो और गुड्स प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, आउटपुट बढ़ेगा। क्योंकि पहले मान लो लोग 2-4 लोग मिलके कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उसके लिए मशीन आ गया। अब मशीन आ गया तो पहले 2-4 चीज जो प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो 10-15 हो रहा है, 100 हो रहा है, 200 हो रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा आपको शायद, ठीक, कि लोग पैसा सेव कर रहे हैं बैंक में, बैंक वाले इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे, प्रोड्यूसर को लोन दे रहे, एंड ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पैसा बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मशीन्स में, टूल्स में, एंड यही मशीन टूल्स को कैपिटल गुड्स कहा जा रहा है, राइट। एंड यही कैपिटल गुड्स से इंडस्ट्री या प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड फिर आप सोचो ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है? कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग फिर बैंक में जमा करेंगे, फिर वही चीज़ चलता रहेगा। यहाँ तक ठीक है बात ना? हमसे पूछ रहा है डिस्पाइट हैविंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, लोग पैसा ठीक ठाक सेव कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों? क्या वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है? हो सकता है, बट ये आंसर नहीं है। इलिटरेसी है? नहीं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी? नहीं। फिर क्या है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब क्यों यही हुआ? क्यों एबीसी नहीं होगा? तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपको कितना कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है in order to produce 1 unit of output, कि 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है, उसको कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो ना क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? आप बताओ, सोचो। हम कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको क्या बताएं? हम कैपिटल आउटपुट रेशियो ये बताएं कि 1 यूनिट का आउटपुट अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है 1 यूनिट आउटपुट को
प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझिए कि 1 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब आप बताओ वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। आप कौन से केस में कहोगे कि हाँ जो मेरा सिस्टम है वो एफिशिएंट है। ऑब्वियसली कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। कैपिटल देखना बात, आउटपुट एंड ये रेशियो हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उससे क्या होगा, इसका मतलब है कि आपको कम कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने में। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंट है। आया बात समझ में। अगर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में, इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो क्या है, इनएफिशिएंट है। तो हाई COR एंड लो COR समझ में आ रहा है क्या है, बिकॉज इसमें कैपिटल न्यूमरेटर में है, यहाँ पे है, एंड आउटपुट नीचे है, इसीलिए ये जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो ये क्या होना चाहिए आइडियल केस में या अच्छे केस में, तो ये कम होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कम पैसा लगेगा, कम पैसा लग रहा है, तो ये अच्छा चीज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि डिस्पाइट हैविंग अच्छा खासा पैसा इन सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो आउटपुट नहीं मतलब दे पा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, क्या इलिटरेसी है, क्या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो जब यहाँ कैपिटल एंड आउटपुट का बात कर रहा है तो फिर हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से आंसर देना होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको समझ में आ गया, राइट? हमको लग रहा है कि मतलब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हम एक बार जल्दी से समझा देते हैं। देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा, कैपिटल अपॉन आउटपुट रेशियो, यही हुआ ना। अच्छा, अभी आप कैपिटल 2 रुपए रखो एंड यहाँ पे 1 ही रखो, ठीक, 1 यूनिट आउटपुट रखिए। अभी मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कैपिटल 4 रुपए रख रहे हो, यूनिट यहाँ अभी भी 1 रख रहे हो। तो आप हमको इसका एंड इसका मतलब बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 रुपए लगाए तो आपको 1 यूनिट का आउटपुट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, आप 4 रुपए लगाए तो आपको 1 यूनिट का आउटपुट मिला। तो आप बताओ अच्छा कौन होगा? अच्छा तो ये हुआ ना, नहीं हुआ ये अच्छा कि आपको 2 रुपए ही लगाने से 1 यूनिट आउटपुट मिल गया। तो हमसे पूछ रहा है कि पैसा सेविंग में है, उसके बाद भी कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आउटपुट में नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, क्योंकि हमको आउटपुट प्रोड्यूस करने में 1 यूनिट ज्यादा पैसा लग जा रहा है। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, हाई है, एंड हाई है इसका मतलब क्या है, इनएफिशिएंट है। आया बात समझ में? यहाँ पे हम लोग इस पे भी आंसर कर सकते थे, कहाँ लिखते ये वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, ये सब कहाँ लिखते, ये सब मेंस में लिख लेते 1-2 पॉइंट, समझ में आया? लेकिन यहाँ तो बात ही कर रहा है ना डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन का, आउटपुट का, तो फिर ये ही सबसे बेस्ट होगा ना। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? हम एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे आपको। जब लो COR होगा इसका मतलब एफिशिएंट, जब हाई होगा तो इसका मतलब लेस एफिशिएंसी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, कि अगर एब्सोल्यूट या पर कैपिटा रियल GNP में अगर इंक्रीज हुआ है तो इट डज नॉट कनोट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कब? इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट, एकदम नहीं। एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, एकदम नहीं। इंपोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट, एकदम नहीं। तो फिर क्या पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज? हाँ ये होगा। क्या कह रहा है देखो ये, बट हटाइए सब कुछ हटा दीजिए एंड सबसे पहले ये समझिए ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू इंक्रीज इन रियल GNP दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आप बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, पॉवर्टी में रिडक्शन, तो पॉवर्टी कम होगा, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, अगर ये सारा कुछ है तब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बीच में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ को हम लोग पैसे के रेस्पेक्ट में देखते हैं, बात समझ लीजिए बहुत आसान भाषा में। एंड डेवलपमेंट का जहां तक बात होगा तो हम लोग ह्यूमन कैपिटल का बात करते हैं, राइट? हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का बात करते हैं। एंड ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो लिविंग स्टैंडर्ड जब उनका अच्छा होगा, पॉवर्टी जब कम होगा, हेल्थ केयर जब अच्छा होगा, एजुकेशन जब अच्छा होगा, तब डेवलपमेंट का बात होता है। ग्रोथ बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है जहां पे सिर्फ पैसे का बात होगा। समझ में आया?
तो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन तो बस यही कह रहा है ना, क्यों हम डायरेक्ट ए बी डी को कट किए, क्योंकि आप देखो ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का बात कर रहा है ना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि देख भाई, ये जो जीएनपी है, सो एब्सोल्यूट जीएनपी दैट इज रियल जीएनपी एंड पर कैपिटा जीएनपी, पर कैपिटा रियल जीएनपी, ये दोनों आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है, जीएनपी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इट डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं देखने को मिलेगा? अगर पॉवर्टी इंक्रीज होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो कहां से देखने को मिलेगा? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका बात करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका बात करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करने का बात करता है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कब होगा? जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जब लोगों के पास नौकरी होगा। लिविंग स्टैंडर्ड कब अच्छा होगा? जब बेटर हेल्थ केयर होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, पॉवर्टी कम होगा। समझ में आया? तो ए बी डी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का बात कर रहा है। यहां तक क्लियर है बात? एंड बात को ऐसे भी समझो कि ये जो जीएनपी आपको दिख रहा है, ये हो सकता है ना कि कुछ ही लोग मतलब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे रहे हैं कंट्री को कि ओवरऑल आपका जीएनपी ग्रोथ बढ़ चुका है, ओवरऑल जीएनपी आपका बढ़ चुका है। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट का बात है, तो डेवलपमेंट तो इन सब चीज़ों का बात कर रहा है। डेवलपमेंट तो ह्यूमन कैपिटल का बात कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का बात कर रहा है। तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे। सो ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट अगर ये देखें, तो इफ ओनली अ फ्यू बेनिफिट वाइल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट। लेकिन आप ट्रू डेवलपमेंट कब बोलोगे? जब इकोनॉमिक ग्रोथ से सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो जब अच्छा हो। आया बात समझ में? अगर पॉवर्टी है, समझिएगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत ज़्यादा अगर है, तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। मतलब क्या है? डेवलपमेंट लो है। सो आप तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि बेनिफिट सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ना पहुंचे। आया बात समझ में? तो यहाँ पे कह रहा है कि जीएनपी बढ़ गया, अच्छा खासा बढ़ गया, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज डेवलपमेंट सी के कारण नहीं हुआ। क्लियर है बात? ए बी डी क्यों नहीं होगा आंसर, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। ये जो पर कैपिटा रियल जीएनपी है, इट इज नॉट मेजरिंग द डेवलपमेंट, राइट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो लिविंग स्टैंडर्ड का बात कर रहा है, पैसे का बात नहीं कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे में एंड आपको न्यूज़पेपर में एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को मिलता है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल tax collected compared to country's GDP, that is country's टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। सो जो कंट्री का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, उसके रेस्पेक्ट में टोटल टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है। तो समझ में आया? देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो ऊपर टैक्स हो गया, नीचे जीडीपी हो गया कि ठीक है, इतना जीडीपी है एंड इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो जीडीपी के रेस्पेक्ट में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, दिस इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब ये बताओ, ये क्या होना चाहिए? ये हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? अगर ये हायर है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हायर है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा आ रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अगर अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को बाहर से कम बोरो करना पड़ेगा खर्च करने के लिए। अगर ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, तो इसका मतलब क्या है कि कम पैसा कलेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार को बोरोइंग करना पड़ेगा एंड बोरोइंग पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा। आया बात समझ में? अगर सरकार को खर्च करना है तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हायर है तो मोर गवर्नमेंट रेवेन्यू, लोअर है तो लेस टैक्स कलेक्टेड। अब पहला बोल रहा है, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ये कम हो गया है, ये कम हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? 1 और 2 में से क्या बता रहा है? स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये बता रहा है या नहीं बता रहा? आप सोचने का प्रयास कीजिए, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुआ है? एकदम हुआ है ना। मान लो इकोनॉमी ये स्लो डाउन करता है, तो उससे क्या होगा आप बताओ? लोग कम अर्न करेंगे, है ना। बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, उनका सेल कैसा होगा? उनका सेल भी कम होगा। सरकार को, जब लोग कम अर्न कर रहे हैं, सेल कम हो रहा है, तो सरकार को क्या होगा? सरकार को लेस टैक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। एंड जब ये लेस टैक्स हो गया, मतलब ये न्यूमरेटर कम हो गया, तो मेरा टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या हो जाएगा? तो फिर मेरा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है
वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है बात। एंड जब ये कम होगा तो फिर से क्या होगा, सरकार का जो खर्चा करने का क्षमता है वो कम होगा एंड सरकार को बाहर से पैसा बोरो करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बात को समझो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ना, इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये थोड़ी बता रहा है कि कितना लोग कितना टैक्स पे किए हैं। बात समझो, हम आपको जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो का बात बताएं, जब डेफिनेशन बताएं, तो हम क्या बताएं आपको कि कितना टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ कंट्री के जीडीपी के रिस्पेक्ट में, कंट्री का जो जीडीपी है उसके कंपैरिजन में टोटल टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, हम ये बताएं। ये थोड़ी आपको टैक्स टू जीडीपी से पता चल पा रहा है कि अच्छा ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, ये पर्टिकुलर ग्रुप कम टैक्स दे रहा है, तो चलो ये ज्यादा टैक्स दे रहा है तो इससे टैक्स लेके हम इस पे ट्रांसफर कर देते हैं, इससे पैसा लेके इससे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये कम टैक्स पे कर पा रहा है तो इसके पास कम पैसा होगा। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है ना। Tax to GDP ratio is only talking about total tax collected compared to country's GDP. It is not talking about who pays how much tax. Are you getting what I am saying? ये तो बता ही नहीं रहा है कि ठीक है ये एक सेक्शन है, ये ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, ये कम टैक्स पे कर रहा है। ये टोटल टैक्स कलेक्टेड अपॉन कंट्रीज जीडीपी बस इतना बात कर रहा है। तो जब आपको ये चीज पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन आदमी कितना टैक्स पे कर रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो से, तो फिर ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का बात कैसे होगा? नहीं होगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो से आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिंक करोगे? तो क्वेश्चन कह रहा था कि अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नहीं भाई, कोई लेना देना ही नहीं है टैक्स टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम का। समझ में आया क्यों? क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो टोटल टैक्स का बात करता है। ये नहीं बता रहा है कि कौन से ग्रुप से पैसा आ रहा है, कौन से ग्रुप से कम टैक्स आ रहा है, ये सब नहीं बता रहा है। ये आंसर क्या होगा? आंसर होगा वन ओनली। क्लियर है? ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2015 का क्वेश्चन है। कह रहा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। ठीक है, रियल जीडीपी का बात हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? द ग्रॉस domestic product at market price in rupees has steadily increased in the last decade. So देखो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो स्टेडली इंक्रीज हुआ है अगर लास्ट डिकेड देखे तो। एंड यहाँ क्या कह रहा है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी है ना, ये स्टेडली इंक्रीज हुआ है इन लास्ट डिकेड, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले तो बेसिक बात देख लेते हैं। जैसे जीडीपी क्या होता है, फिर सॉल्व करते रहेंगे, पहले समझ लेते हैं जल्दी से। जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within country's boundary, country's border in 1 year। तो एक साल में एक कंट्री के अंडर में कितना कुछ, एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर में जितना भी जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका टोटल वैल्यू क्या है? तो क्या क्या लिए? टेरिटोरियल एरिया ले लिए, चलो कि एक कंट्री के अंदर होना चाहिए। दूसरा टाइम पीरियड ले लिए कि हाँ 1 साल होना चाहिए। एंड गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बात कर लिए। क्लियर है? सो जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन 1 एरिया। अब ये जो जीडीपी है ये आपको नॉमिनल जीडीपी हो सकता है या रियल जीडीपी हो सकता है। नॉमिनल जीडीपी कब होगा? जब आप जीडीपी को मेजर करोगे एट करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे, राइट? इसका मतलब है कि आप अभी के मार्केट प्राइस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो जीडीपी को, इसका मतलब है कि उसमें इन्फ्लेशन होगा, है ना? समझ में आया बात? रियल जीडीपी क्या होता है? आप मेजर करते हो जीडीपी को एट कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम कर रहे हो, हटा रहे हो। अब इससे ज्यादा अगर आपको समझना है तो हम लोग समझ लेंगे स्टैटिक वाले वीडियो में। इससे ज्यादा अभी अगर हम समझाएंगे तो जबरदस्ती का वीडियो बड़ा होगा। एंड हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हो तो आपको इतना कुछ पता होगा। नहीं भी पता है, जितना बता दिए उतने बातों को एज अ फैक्ट दिमाग में बैठा लीजिए। पहले तो जीडीपी समझ में आ ही गया क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी होगा। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर कर रहे हैं वो हम लोग मार्केट प्राइस पे कंसिडर करते हैं। करंट प्राइस क्या है, आज के समय प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब जब हम आज का प्राइस ले रहे हैं तो उसमें क्या आता है? इन्फ्लेशन भी आता है। ठीक है, आज अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है, मान लो 10 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट था, आज उसका दाम 15 रुपए है, तो हम 15 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं चीजों को, एंड वो हमको करंट प्राइस पे जीडीपी बता रहा है। क्लियर है बात? जब रियल जीडीपी का बात होता है तब हम लोग कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। कांस्टेंट प्राइस लेते हैं मतलब कोई एक बेस ईयर होता है हमारा, उसी बेस ईयर में जो प्राइस था, मान लो उस
ये प्रोडक्ट था जिसका 10 से 15 हो गया, मान लो इस बेस ईयर, कोई भी एक बेस ईयर होगा, उस बेस ईयर में इसका प्राइस मान लो 7 रुपए है, तो ये 7 रुपए के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को, ठीक। तो वो होता है कांस्टेंट प्राइस, एंड वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। समझ में आया बात? अब पहला स्टेटमेंट देखिए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। नो, दिस इज रॉन्ग। It has not steadily increased, it has fluctuated due to various factors, जैसे कि पॉलिसी चेंजेस, ग्लोबल इकोनॉमी, कोविड-19 इम्पैक्ट, है ना। तो रियल जीडीपी बताओ वो इंक्रीज करेगा लास्ट डिकेड में? नहीं करेगा। ये हालांकि कोविड-19 हम लोग आज के रेस्पेक्ट में भी ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आप 2015 के ही रेस्पेक्ट में देखिए ना, तो लास्ट डिकेड में आपको क्या आ जाएगा, 2005 से 2015, इसी में आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द जीडीपी एट मार्केट प्राइस हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। ये सही है। क्यों सही है? ये आज के रेस्पेक्ट में भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि एट मार्केट प्राइस का बात हो रहा है ना, तो मार्केट प्राइस का जो बात हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भले प्रोडक्शन ना बढ़ा हो, इन्फ्लेशन के कारण तो जीडीपी बढ़ा ही है हर साल। समझ में आ रहा है? एंड ये आज भी रेलेवेंट है। सिर्फ एक आप अगर मतलब आज के रेस्पेक्ट में अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है आपको, कोरोना वाला जो टाइम पीरियड था 2021, है ना, सिर्फ वो एक एक्सेप्शन है। तो ये जो मार्केट प्राइस के कारण जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका कोई असली में ग्रोथ हो रहा है या सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण आपका जीडीपी बढ़ गया? तो जब इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी बढ़ जाता है, तो तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो नॉमिनल जीडीपी है, जिसको कि करंट मार्केट प्राइस दैट इज मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया बात? कुछ नहीं समझे, इतना समझिए कि रियल जीडीपी क्या बात करता है। रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे बात करता है। कांस्टेंट प्राइस पे बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप असली में कितना प्रोड्यूस किए। दैट इज, आप मान लो पिछले साल आप 2 कार प्रोड्यूस कर रहे थे, आप इस साल 5 कार प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो आप कितना कार एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए? आप 3 कार प्रोड्यूस एक्स्ट्रा किए, राइट। तो अगर मान लो एक कार का दाम, हम बस ऐसे बता रहे 1 लाख है, तो यहाँ 2 लाख था जीडीपी, यहाँ 5 लाख था जीडीपी, राइट। 2 लाख से 5 लाख हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ आप 2 कार प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 5 कार प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन बात को समझो, अभी क्या है कि आप 2 कार प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी आप 2 कार अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, या 3 कार प्रोड्यूस कर लिए मान लो। यहाँ पे प्राइस हर कार का 1 लाख रुपए दाम था, तो 1 लाख रुपए जब दाम था, मार्केट प्राइस पे बात हो रहा है ना, तो कितना होगा? 2 लाख रुपए कार का दाम होगा। अब जब आप इस साल आए, जिस साल आप 3 कार प्रोड्यूस किए, उस साल हर एक कार का दाम 2 लाख रुपए हो गया, हर एक कार का दाम। तो आपका जीडीपी क्या होगा बताओ? 3 2 जा 6 लाख। तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या दिख रहा है आपको कि 6 लाख है, लेकिन असली में आप प्रोड्यूस कितना किए? 3 ही कार तो किए। असली में आपका ग्रोथ हुआ है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ा है? समझ में आ रहा है बात? या फिर इन्फ्लेशन का इफेक्ट से आपका जीडीपी बड़ा दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो पहला वाला गलत होगा, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी, रियल नंबर्स, रियल क्वांटिटीज, जबकि मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन का बात कर रहा है ना। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ा ही है, तो जब बढ़ा है तो क्या होगा? ये वाला स्टेडली इंक्रीज किया है, एंड ये वाला स्टेडली इंक्रीज नहीं किया, ये फ्लक्चुएट किया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 ओनली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री एक्स में पक्का होगा, नेसेसरली होगा, अगर इफ देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो भी गया, तो क्या गारंटी है कि ये कंट्री एक्स पे इम्पैक्ट आ जाएगा इसका? समझ में आया बात? क्लियर हुआ ये चीज कि ये आंसर क्यों नहीं होगा? कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में, आपको वर्ल्ड लेवल पे बात समझना, तो वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो बहुत हुआ है, फिर भी कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हुआ उस प्रकार से? अगर वर्ल्ड के लेवल पे ही अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाए, तो क्या हर कंट्री का जीडीपी या हर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो जाएगा? तो समझ में आया ये गलत क्यों है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। हाँ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाने से कैसे हो जाएगा? अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड जो पीपल है they are not productive, that is they are not skilled, they are not working, भले ही वहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, स्किल्ड नहीं है, तो हाउ दे विल कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस? अगर प्रोडक्टिव नहीं है, स्किल्ड नहीं है, काम नहीं कर रहे, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और बढ़ा देगा ना, तो ये भी नहीं होगा। डी पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा
तो ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल ग्रोथ होगा, आई अग्री, राइट। बट ये कंट्री एक्स अगर इसमें इस ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रो भी कर जा रहा है? तो समझ में आया ये बात? होगा नहीं होगा, लेकिन सी के कारण पक्का होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स will necessarily have to occur if there is capital formation in X। इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन अगर X कंट्री में होगा, that is आप इन्वेस्ट करोगे मशीन्स में, बिल्डिंग्स में, टूल्स में, एंड ये मदद कैसे करेगा? आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लाओगे तो मोर प्रोडक्शन, मोर ग्रोथ। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। एंड इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्यों आंसर होगा सी? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, 2013 का क्वेश्चन है। नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल अर्निंग ऑफ ऑल पीपल इन अ कंट्री। यही तो नेशनल इनकम हुआ सिंपल भाषा में। अब सिंस इनकम कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वी मेजर नेशनल इनकम बाय द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया बात? हम नेशनल इनकम किसको कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नेशनल इनकम, सिंपल भाषा, हमको कुछ नहीं पता है, हमको इतना पता है कि नेशनल इनकम का बात हो रहा है। इसका मतलब देश का क्या इनकम है उसका बात हो रहा है। अब देश का तो कुछ इनकम नहीं है ना, इनकम किसका है? देश में रहने वाले लोगों का। सो टोटल अर्निंग ऑफ ऑल पीपल इन अ कंट्री, दिस इज नेशनल इनकम। मेरा सिंपल सा दिमाग हमको इतना ही सजेस्ट कर रहा है, दिस इज नेशनल इनकम, राइट। टोटल अर्निंग ऑफ ऑल पीपल इन अ कंट्री। अब ये जो इनका पैसा है, ये जो इनका अर्निंग है, ये अर्निंग आएगा कब? आप बताओ, ये अर्निंग कब आएगा? तो ये अर्निंग आएगा बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज को ही प्रोड्यूस करने से आएगा तो हम नेशनल इनकम को नहीं बोल सकते हैं क्या कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात को समझिए, समझना ये है कि ये क्वेश्चन, भले आप लोग ये क्वेश्चन 50 बार देख चुके होंगे रिवीजन के पर्पस से, या बहुत लोग आपको समझा चुका होगा, लेकिन 2013 के रेस्पेक्ट में देखिए, एंड इवन आज भी आप खुद बताओ, इतना पढ़ने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है? तो 2013 के रेस्पेक्ट में समझिएगा, ये क्वेश्चन उस रेस्पेक्ट में समझना। एंड ये क्वेश्चन टफ था क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ने आंसर इसका दिया था ए, राइट। हालांकि यूपीएससी अपने ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया था डी। इवन मुरनाल सर भी आंसर ए को ही बताए थे। बाद में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हाँ ठीक है, यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की डी को बता रहा है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि अगर ए आंसर है तो क्यों है, कहाँ से वो सोर्स, जैसे NIOS एंड NCERT का कोई पेज का रेफरेंस वो दे रहे हैं। तो कहने का बात ये है, एंड इससे मतलब समझना ये है कि देखो, क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ के जाओ, 2-4 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना जो शायद आपको लगेगा कि ये बहुत आसान टॉपिक से है, लेकिन उसका ऑप्शन इस प्रकार से होगा जो कि आप के पूरे प्रिपरेशन पे सवाल उठाने लगेगा। ठीक है, सो ये सब चीजों से घबराना नहीं है। अब आप बताओ, आप अगर मृणाल सर मतलब ये आंसर दे रहे हैं तो आप इसको तो ऑथेंटिक मान सकते हो ना, एटलीस्ट फॉर इकोनॉमी, है ना। अब ट्रस्ट तो कर ही सकते हो। बट द फाइनल आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज डी। अब मेरे हिसाब से मतलब क्यों हमको लग रहा है शायद कि ये नहीं हो सकता है ABC, एंड आंसर डी क्यों होगा? एंड ये हम कोई मतलब इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको पता है, अभी हमको ये बात पता है ना कि डी आंसर है, तो हम शायद अब गेस कर पा रहे हैं कि ABC क्यों नहीं आंसर होगा। देखो, पहला देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, राइट। दिस इज आई थिंक इज GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, विच इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय नेशनल्स, भले ही वो अब्रॉड में रह रहे हों। आया बात समझ में? लेकिन जहां तक नेशनल इनकम का बात है तो इट जनरली रेफर टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट। लेकिन ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, इट आल्सो इंक्लूड्स द इनकम अर्न्ड बाय नेशनल्स इवन फ्रॉम अब्रॉड। तो शायद ये कारण है ए का नहीं होना। बी देखिए, सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग GDP बट डज नॉट फुली डिफाइन द नेशनल इनकम। आप बताओ इसमें और क्या क्या आता है? तो ये भी नहीं होगा। सी देखिए, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ध्यान रहे पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि पेंशन, सब्सिडीज, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। आया बात समझ में? सो ये भी नहीं होगा। सो नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Indian economy, consider the following statement. The growth rate of GDP has steadily increased in last 5 decades. Growth rate of GDP steadily increased. Growth rate देखो बात समझो, GDP has grown in last 5
ईयर्स, राइट। बट द ग्रोथ रेट ना, वो ग्रोथ रेट जो है वो फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब ग्रोथ रेट कभी ऊपर कभी नीचे हुआ है, स्टेडी इंक्रीज नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि 2% से ग्रो हो रहा है, फिर 3% से ग्रो होने लगा, फिर 3.2% से ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। जीडीपी हमेशा ग्रो हुआ है, मतलब कि 2% था इस साल, अगले साल 1% से ही ग्रो हुआ है, उसके अगले साल 0.5% से ही ग्रो हुआ है, तो ये भी तो ग्रो ही हो रहा है ना। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो जीडीपी ग्रो हो रहा है हर साल, भले ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी और कम, फिर कभी अचानक से 5% हो जाए। समझ में आ रहा है? ग्रोथ रेट एंड जीडीपी में क्या डिफरेंस है? जीडीपी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो ग्रोथ रेट है ना, वो कभी हो सकता है कि 2% से ग्रो करे, कभी 1% से ग्रो करे, कभी 3% से ग्रो करे। तो आप ग्रोथ रेट का अगर आपको ग्राफ बनाना होगा तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, 2% से हुआ, फिर इस साल 1% से हुआ, फिर 3% से होगा। तो बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हम बस इतना कह रहे हैं कि जीडीपी हैज ग्रोन इन लास्ट 5 ईयर, but the growth rate has fluctuated, that is it has gone up, it has gone down and no steady increase। तो पहला इस गलत। दूसरा, the growth rate in per capita income has steadily increased in last 5 year। फिर से ग्रोथ रेट का बात कर दिया है, तो ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। ये भी ग्रोथ रेट जो है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। एंड इनफैक्ट 2007-8 में, ये आप देखो लास्ट 5 ईयर का बात हो रहा है 2011 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो 2007-8 में ये जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन भी हुआ था। तो यहाँ जो इंक्रीज करने का बात कर रहा है ये तो पक्का नहीं होगा। आंसर होगा क्या? डी, neither 1 nor 2। इस तरीके के क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि विवेक सर का जो 350 450 वाला क्वेश्चन सीरीज है, राइट, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो ट्रेंड्स वाले होंगे ना, वो हम आपको पीडीएफ बना के या कंपाइल करके हम आपको दे देंगे, राइट। या तो वीडियो के थ्रू बता देंगे या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, 4E, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 2023। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2023। स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैव कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। सो बोथ स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। देखो, interest rates have risen sharply recently because central bank tightened the monetary policy। and ये क्यों किया गया? to control the inflation। तो ये जो interest rate बढ़ा तो क्यों हुआ? because central bank वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर देखें तो tightened monetary policy को फॉलो कर रहा है। tightened monetary policy का मतलब क्या है? जहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो ताकि लोन लेना कॉस्टलियर हो जाए, ताकि बोरोइंग ये जो है ये कॉस्टलियर हो जाए, है ना। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली जितना लोग पहले लोन ले रहे थे अब नहीं लेंगे, एंड उससे होगा क्या? जब लोग लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो लोग पैसा खर्च कम करेंगे, एंड जब पैसा कम खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। एंड वंस द इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट आर लाइकली टू रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल। ठीक है यहाँ तक? तो वही बात तो यहाँ कह रहा है कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैव कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम करता है दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस, दैट इज दे कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कैसे कंट्रोल द इन्फ्लेशन? बाई मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, है ना। एंड मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स का मतलब क्या है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, बोरो करना कॉस्टलियर हो जाएगा। जब बोरो करना कॉस्टलियर हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? कम पैसा बोरो करेंगे। कम पैसा बोरो करेंगे तो मार्केट में कम पैसा होगा, मार्केट में कम पैसा होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को सही साबित कर रहा है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। आपको ABCD जो भी कुछ दिया हुआ है, आप बात को समझना, बात को ये समझना है कि इसमें से पूछ रहा है कि ABCD में से मोस्ट इन्फ्लेशनरी अपने इफेक्ट में कौन है। मतलब ABCD में से ऐसा कौन सा है जिसके कारण सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आप बताओ सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? जब मार्केट में नया पैसा आ जाए, है ना। अभी ये पैसा मान लो मेरे पास था कुछ पैसा, अब ये पैसा उठ के आपके पास चला गया, ठीक है। तो जो डिमांड हम कर रहे थे अब वो डिमांड आप कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ये चीज़?
कुछ पैसा मान लो इनके पास था, अब ये कुछ चीज़ों का डिमांड करते थे बिकॉज दे वर हैविंग द मनी। अब ये पैसा किसी और के पास अगर चला गया किसी भी दूसरे फॉर्म में, मान लो इस आदमी के पास ये तीनों लोग का पैसा चला गया, तो कितना ही डिमांड बढ़ जाएगा, कितना ही इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझ में आया बात? लेकिन जब कभी भी नया पैसा क्रिएट होगा तब आपको इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इन्फ्लेशन दिखेगा, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो व्हेन एवर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट होता है, पीपल हैव मोर कैश टू स्पेंड, एंड उससे होगा क्या? इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर डिमांड तो बढ़ गया लेकिन मान लीजिए कि प्रोडक्शन या सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ा, ठीक है, तो क्या होगा? डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा एंड इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि अब जो कम चीज़ है अब वो ज़्यादा लोगों को चाहिए तो लोग ज़्यादा पैसा देंगे। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग द कैश। तो क्या रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अरे वो तो डेट पब्लिक का ही है ना, उसको रीपेमेंट करने से कैसे आएगा? मान के चलिए जो यहाँ था पैसा यहाँ आ गया, ऐसे हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तो आप पब्लिक से पैसा लेके आप बजट डेफिसिट फाइनेंस कर रहे हैं, तो ठीक है, एक जगह से पैसा यहाँ से यहाँ चला गया। बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी ठीक है, बैंक से पैसा ले लिए तो अब यहाँ चला गया, बजट डेफिसिट को आप फाइनेंस कर रहे हो। लेकिन बैंक से पैसा लिए तो फिर लोगों के पास तो कम पैसा बचेगा ना, क्योंकि अब लोग तो कम पैसा लेंगे बैंक से, तो यहाँ तक तो ठीक है। What about D? Creation of new money to finance a budget deficit, ये तो पक्का कर देगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में नया पैसा आ गया। आया बात समझ में? क्लियर है? आंसर इज डी। वही चीज को जो हम अभी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाएं वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। जब कभी भी डिमांड इज हायर देन सप्लाई, कि लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उतना सप्लाई नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो उस केस में क्या होगा? उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा, नहीं करेगा? कर जाएगा ना। एंड यही प्राइस राइज को तो हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। एंड इसको बहुत लोग ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं दैट टू मेनी डॉलर्स या मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। सही है। डिमांड क्यों बढ़ा है? बिकॉज लोगों के पास पैसा है, सप्लाई उस हिसाब से है नहीं। तो अब ये मान लो ये कुछ भी ले लो ना यार, मैंगो ले लो। अब ये मैंगो जो 50 रुपए केजी था, राइट, अब ये सप्लाई तो इसका है नहीं वैसा, लेकिन अब सबके पास पैसा है तो अब लोग बोल रहे हैं कि लो 50 में क्यों देना, हम 60 रुपए दे रहे हैं, आप हमको दे दो। कोई आ रहा है कह रहा है नहीं 70 रुपए में हम खरीद लेंगे। तो पैसा बहुत है लोगों के पास एंड गुड्स बहुत कम है, तो वही लिख रहा है टू मेनी डॉलर्स चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मेनी रुपी मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो ये तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड है एंड वो अपने तरफ खींच रहा है, राइट, एंड इसके कारण हमको इन्फ्लेशन दिख रहा है। अब इसका डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकता है आप बताओ? एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं हो सकता है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट में पैसा आ रहा है, अब मान लो गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी ले जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, उसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहेंगे। या वो आरबीआई के टर्म्स में देखो तो आरबीआई मान लो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे रहा है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम करने से लोग बहुत ज़्यादा बोरो करेंगे, बिकॉज लोन जो है अब वो सस्ता हो गया है, तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए क्या एक्सपेंशनरी पॉलिसी कारण है? एकदम कारण है। फिस्कल स्टिमुलस कारण हो सकता है, क्यों नहीं होगा? फिस्कल स्टिमुलस मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है टू बूस्ट द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अगर खर्च कर रही है इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्लियर है? 1 और 2 पक्का होगा, ठीक है। 3 देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। मान लो ये बहुत लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो इसको अभी रुकते हैं थोड़ी देर, जो आसानी से कर सकते हैं सॉल्व उससे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 4 देखिए, हायर परचेजिंग पावर। चलो इसको भी रोक दो थोड़ी देर के लिए। 5 पढ़िए, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, खुद से सोचिए, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा या सस्ता होगा? लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लोन जब महंगा होगा तो लोग लोन जो है वो क्या करेंगे? कम लेंगे। लोग लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, राइट। तो जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड होगा क्या? बताइए, डिमांड नहीं होगा। अगर इतना भी सोच पाते हैं तो जब डिमांड नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कहाँ से होगा? एंड यहाँ तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बात किया है तो पक्का नहीं होगा। देखिए 5 कहाँ पे है। तो अगर इसके बारे में मान लो नहीं भी पता है या नहीं सोच पा रहे हैं, फिर भी हम आंसर पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है इस हिसाब से हमारा 1, 2
एंड 4। चलो हायर परचेजिंग पावर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। हायर परचेजिंग पावर इसका मतलब क्या हो गया बताओ? पीपल आर हैविंग मोर मनी ना टू स्पेंड। तो पीपल के पास जब पैसा ज़्यादा है तो क्या इन्फ्लेशन नहीं होगा? तो 1 3 4 पक्का होगा। अच्छा कौन सा नहीं होगा? 3 1 2 4 पक्का होगा, 3 नहीं होगा ना। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इसका मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब कि वेज जो है ना, जो वेज मिल रहा है लोगों को, वो वेज इंक्रीज हो रहा है विद इन्फ्लेशन। लेकिन इसका कैसे डिमांड पे असर पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बात को समझिए कि वेज आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से मिल रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा तो वेज बढ़ गया, अरे तो आपका डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगा। आपको मिलता था, मान लो ऐसे समझो कि 100 रुपये मिलता था, राइट। इन्फ्लेशन बढ़ा, आपका सैलरी हो गया 110 रुपये, आपका वेज हो गया 110 रुपये, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। इन्फ्लेशन कैसे हो गया? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ना आपका ये 100 से 110 हुआ। तो आप अगर चीनी खरीदने जा रहे थे मार्केट में एंड वो चीनी मान लो 50 रुपये केजी था, तो वो चीनी अभी 55 रुपये केजी हो गया। तो आपका 100 से 110 हुआ तो सैलरी आपका थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर बढ़ा भी तो वो तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है, यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस ये तो कारण नहीं हो सकता डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो आंसर क्या होगा? 1 2 4। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, 5 अगर समझ लेते। तो इसीलिए मेरा यही बार बार कहना होता है कि क्वेश्चन जो भी है पढ़िए पूरा। एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, उसमें से एक स्टेटमेंट तो मिल ही जाएगा जो बाकी को कट कर देगा। एंड बाकी को कट नहीं भी करता, मान लीजिए कि 5 इसमें नहीं होता, सिर्फ यही दोनों में होता, अरे तो हम 1 पे तो श्योर थे ना, 1 पे श्योर थे, हो गया मेरा काम यहीं पे खत्म। इसमें तो 1 है नहीं। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, तो जो समझा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देख लीजिएगा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये कह रहा है कि फूड का जो है वेटेज सीपीआई में ज्यादा है डब्ल्यूपीआई के कंपैरिजन में। दिस इज करेक्ट। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, जो कि CPI करता है। ये भी सही है। CPI इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि WPI कवर्स ओनली गुड्स। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। नहीं, एकदम नहीं। RBI जो है वो CPI को यूज करता है एंड नॉट WPI टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आया बात समझ में? 3 इसमें था, इसमें था। अगर आपको पता होता 1 सही है तो 1 और 2 आप इसके साथ जा सकते थे। अब CPI WPI जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अगर। तो CPI डेट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI का डेफिनेशन क्या होगा? इट मेजर्स, ये नापता है रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पीपल कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आया बात समझ में? जो कंज्यूमर को प्राइस मिल रहा है ना, रिटेल प्राइस, उसको मेजर कर रहा है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स किसका बात कर रहा है? इट मेजर द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क्स बिटवीन बिजनेसेस। आया बात समझ में? तो होलसेलर के बीच में जो खरीदना बेचना हो रहा है उसको ये मेजर कर रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जबकि ये रिटेल लेवल पे कंज्यूमर को क्या प्राइस पड़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको मेजर कर रहा है। इसमें आपको गुड्स सर्विसेज दोनों आएगा, इसमें आपको सिर्फ गुड्स आता है। वेटेज का बात करें तो CPI में फूड का वेटेज अराउंड 50% के आसपास है, दैट इज हाई वेटेज। जबकि WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वेटेज जो है वो 50%, मैन्युफैक्चर वेटेज गुड्स का वेटेज जो है वो आपको अच्छा खासा है, ज्यादा है। CPI जो है दिस इज यूज्ड बाय RBI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड इसको WPI इसको यूज नहीं करता है, जो कि स्टेटमेंट कह रहा था। क्लियर है बात? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट सही है एंड सेकंड सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which of the following brings out consumer price index number for industrial worker? आंसर क्या होगा? आंसर होगा लेबर ब्यूरो। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ना, तो लेबर ब्यूरो। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, इट मेजर द प्राइस चेंजेस फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। इट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वर्कर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग। कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग वेजेस एंड एडजस्टिंग द
डियरनेस अलावेंसेस फॉर द वर्कर्स, राइट, क्लियर है। चलो अब ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी स्टैटिक बुक वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ से ये सब चीज़ कवर हो ही जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। 2015 का क्वेश्चन है। पहले तो ये बताइए कि ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है। ये एक मंथली इंडेक्स है जो कि मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ 8 की इंडस्ट्रीज, 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। आया बात समझ में। दिस इज अ मंथली इंडेक्स मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 8 key industries that form the backbone of economy, and this index is released by Office of Economic Advisor DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये तो कुछ बेसिक हो गया। ये 8 की इंडस्ट्री कौन कौन है, तो ट्रिपल सी फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है ट्रिपल सी, तो कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, एससे स्टील। सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है इस इंडेक्स में, तो सबसे हाईएस्ट वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, कुछ 28% के आसपास है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कुछ 20%, 19%, 20% के आसपास है। सबसे कम किसका है, तो फर्टिलाइजर का है, कुछ 2.5% के आसपास है, ठीक है बात। रिफाइनरी प्रोडक्ट कितना हम बताएं, 28% के आसपास, समझिए। एग्जैक्ट फिगर ना याद रहेगा ना याद करना है। सेकंड में क्या है, सेकंड में है आपको इलेक्ट्रिसिटी जिसका है कुछ 19.85%। तो आप 90 या 20% ही रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20%। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जो दिया हुआ है ना उसमें से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसका है, तो सेकंड नंबर पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि रिफाइनरी प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस बस आप याद कर लेना, जैसे ये फर्स्ट था ये सेकंड था। एक आइडिया ले लीजिए कि सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लोवेस्ट कौन है, फर्टिलाइजर्स है, हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 8 इंडस्ट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका परफॉर्मेंस जो है वो डिसाइड करता है, वो इंडिकेट करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, 2013 का क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। बताओ, होगा ना, एक कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है, पहला हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा कैश हाथ में आ गया। दूसरा, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, सही बात है ना। अगर टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स या सर्विसेज वो कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो, और डिमांड अगर वही है एंड सप्लाई कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स या सर्विसेज का क्वांटिटी कम हो गया ना। तो जब किसी चीज का क्वांटिटी कम हो गया तो इसका मतलब उसका डिमांड बढ़ने लगा, एक तरीके से यही बोल सकते हैं ना। तो उसका प्राइस जो होगा वो हायर प्राइस हो जाएगा। बेसिक डिमांड सप्लाई रूल है ना, डिमांड एंड सप्लाई रूल क्या बोलता है कि अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है तब तो आपका प्राइस जो है वो ठीक रहेगा, अगर मिसमैच हुआ तब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ये जो सप्लाई है इसमें कमी हो गया है और डिमांड आपका अभी भी वही है। तो जब डिमांड अभी भी वही है, सप्लाई कम हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जिनको वो चाहिए अब वो ज़्यादा पैसा दे के भी खरीदेंगे, तो इसका मतलब है कि प्राइस बढ़ जाएगा। तो 2 भी होगा, 1 और 2 इसमें है, 1 और 2 इसमें है। फिर देखिए, एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मीन्स पीपल नॉट ओनली वांट गुड बट ऑल्सो हैव द मनी टू बाय। आया बात समझ में, इफेक्टिव डिमांड का मतलब। तो जब इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होता है तो मोर पीपल बाय मोर स्टफ, राइट। एंड जब उस केस में सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो थर्ड भी सही है। तो हमसे सिंपल 3 स्टेटमेंट दिया, हमसे पूछ रहा है राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय 1 2 3 किससे, तो तीनों से होगा, क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये सब क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। 2013 का क्वेश्चन है। चलो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा। अच्छा, इसी तरीके का क्वेश्चन एक पूछा यहाँ भी, देखिए पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। repayment of public debt, borrowing from public to finance a budget deficit, borrowing from bank to finance budget deficit, creation of new money। हमने देखा कि जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है तो डिमांड लमसम वही रह सकता है, लेकिन अगर आप नया पैसा बना दे रहे हो, नया पैसा मार्केट में ला रहे हो, तब फिर डिमांड या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही बात देखा हमने। यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, वही सेम चीज़ 2013 में पूछा है। लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन तो रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है। Do I need to explain this? No, right?
क्लियर है? आप अगर ज़्यादा पैसा छापोगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड होगा तो ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, उसी को तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करना होता है। टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। क्लियर है? अगर आप बोरो करते हो मनी फ्रॉम बैंक तो उससे क्या होगा? उससे आप पैसा मार्केट से खत्म कर दे रहे हो, है ना? आप रिमूव कर रहे हो मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, तो ये सब तो नहीं होगा। ये सब हम लोग पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर। समझते हैं, बहुत सिंपल सा है, समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन आप एकदम आम भाषा में समझ रहे हो, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज होना, राइट? अच्छा, डेटर क्रेडिटर क्या होता है? डेटर क्रेडिटर समझते हैं। देखो ये इंसान है, राइट? अगर ये डेटर है, ऐसे समझते हैं, इसको डेटर बोलेंगे, इसको क्रेडिटर बोलेंगे। डेटर का मतलब जो लोन ले रहा है, लोन ले रहा है, बात समझिए बहुत अच्छे से। क्रेडिटर कौन है? जो लोन या पैसा दे रहा है, मतलब कि क्रेडिटर जो है वो डेटर को पैसा दिया, राइट? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। किसी किसी को लग रहा होगा कि बहुत बेसिक है, बेसिक नहीं है, एग्जाम में सब कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है। तो डेटर कौन है? जो लोन ले रहा है या लिया है। क्रेडिटर जो क्रेडिट दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो लोन दे रहा है। ठीक है बात यहाँ तक? अच्छा, एक बात आप ये भी समझो कि अगर आप बॉन्ड होल्डर हो तो बॉन्ड भी एक तरीके का लोन है। अगर आप मान लो ये सरकार का कोई बॉन्ड है, राइट? ये कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है आपके पास, तो आपने एक तरीके से सरकार को, आप हो, आपने सरकार को एक तरीके से क्या दिया? पैसा दिया। क्लियर है बात? मतलब आप कह सकते हैं एकदम आम भाषा में कि आपने सरकार को एक तरीके से लोन दिया है, तभी तो सरकार आपको उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक, जैसे कि ये जो लोन लिया है डेटर, ये इसको इंटरेस्ट पे करेगा, एंड जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो ये इसको पूरा पैसा भी पे करेगा। अब क्या रहा है? कह रहा है ये कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर। जब इन्फ्लेशन हुआ तो ये किसको बेनिफिट करेगा? डेटर को कि क्रेडिटर को? आप एक बात समझो, आपने लोन लिया 2000, ऐसे समझते हैं, चलो 2023 में आपने लोन लिया, राइट? ये जो डेटर है ये 2023 में लोन लिया है एंड इसको 2024 में चुकाना है, राइट? अब ये 2023 में 1000 रुपये का लोन लिया, राइट? अब ये 2024 में जब चुकाने गया, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा होगा या जो भी कुछ कर रहा होगा, हटाओ। ये जब 2023 में चुकाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 2024 में वो कितना चुकाएगा? 1000 रुपये। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी मानो 2024 में इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन है, राइट? तो क्या ये जो 1000 ये डेटर था, ये 1000 क्रेडिटर को पैसा दिया ये 2024 में, क्या ये 1000 का वैल्यू अभी भी वही है? नहीं ना, ये 1000 का वैल्यू अभी क्या हो गया? वैल्यू कम हो गया। मतलब कि ये 1000 जो इस समय 1000 का सामान खरीद पा रहा था, अभी इस 1000 से आप कुछ 950 रुपए का ही वैल्यू लमसम खरीद पाओगे। हम जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम इसको ऐसे आपको बोल सकते हैं क्या कि इसमें फ़ायदा तो इसका हो गया कि ये एक तरीके का जब लेना था तब ये 1000 का वैल्यू का चीज़ यूज़ कर लिया, एंड जब इसको देना हुआ तो इसको ये कम ही लौट आ रहा है, 950 रुपये। हालांकि ये लौट आ रहा है 1000 ही, लेकिन वो आज 1000 का वैल्यू कम हो गया है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है। आज ये 1000 रुपये कम चीज, मतलब आज ये 1000 रुपये बहुत कम चीज खरीद पाएगा। जैसे इस 1000 के रुपए से आप मान लो कि आप 10 केजी आप मैंगो खरीद लेते, राइट? लेकिन आज आप सिर्फ 5 केजी, या आज आप मान के चलो कि आप सिर्फ 8 केजी ही मैंगोज खरीद पा रहे हो, तो आपके 1000 का वैल्यू तो कम हुआ ना। तो नुकसान किसका हो गया? क्रेडिटर का। फायदे में कौन रह गया? डेटर रह गया, जिसने लोन लिया था, क्योंकि वो लौटाने का 1000 रुपये ही लौट आया। समझ में आया बात? तो पहला स्टेटमेंट तो सही होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो लोन जो ले रहा है उसको फायदा पहुंचा देता है। अच्छा, इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर कौन है? क्रेडिटर ही तो है। ये आदमी जो सरकार के बॉन्ड में पैसा लगाया, ये सरकार को लोन ही तो दिया एक तरीके से, एंड ये बॉन्ड होल्डर क्या है? एक तरीके का क्रेडिटर है। एंड हम लोग यहाँ देखे कि क्रेडिटर को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो इन्फ्लेशन क्या बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट करता है? नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 ओनली। अब ये चीज को हम यहाँ और सिंप्लीफाई भाषा में समझाएं, सिंप्लीफाइड भाषा में। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे थे, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है? एंड इसी तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जो एस्पिरेंट समझ नहीं पाते हैं कि बॉन्ड होल्डर क्या है, डेटर क्या है, एग्जाम में कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। पहले तो ये कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट मतलब किसी चीज का कमी हुआ है, किसका कमी? पैसे का कमी। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न, राइट? अब ये गैप को कवर कैसे किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चा ज्यादा करते रहे ना, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा है रेवेन्यू के रेस्पेक्ट में, जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहा है।
तो इसका मतलब एक गैप है। अब वो गैप पूरा कैसे किया जा रहा है? तो सो दिस गैप इज कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। एंड पब्लिक से कैसे बोरो कर रहा है? तो बॉन्ड के थ्रू। सरकार अपना बॉन्ड सेल करता है, जो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे थे। या दूसरा कैसे बोरो किया जा सकता है पैसा, कैसे ये गैप को कवर किया जा सकता है? बाय प्रिंटिंग न्यू मनी। इससे होगा क्या? दिस विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का जरूरत क्यों है? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया नीड्स मोर फंड टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। Private sector may not spend enough, so government takes the responsibility. Tax revenues are not always enough, so government borrows or print money, right? So in India, deficit financing is used for raising resources for economic development. This is not done for redemption of public debt, adjusting the balance of payment, reducing the foreign debt. ये सब के लिए थोड़ी किया जाता है। लेकिन अब ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है ना, जैसे कि इट कैन कॉज इन्फ्लेशन। पढ़ा हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में पहले भी कि जब आप न्यू करेंसी को आप मार्केट में लाओगे, नया मनी मार्केट में लाओगे, तो पैसा आ गया ना, मार्केट में नया पैसा आ गया, लोगों के पास कैश आ गया, हाथ में कैश आ गया। इसका मतलब लोग का डिमांड बढ़ गया मतलब खर्च बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, क्या होगा? प्राइस बढ़ने लगेगा चीज़ों का। साथ ही साथ इट नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये भी है कि इट हर्ट्स इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन forces worker to demand higher wages increases the production cost, and फिर अगर production cost बढ़ जाएगा तो investor lose interest due to high cost, and उसके बाद फिर होगा क्या? They will reduce their investment. So जो ये deficit financing है ना, ये भले आपको growth को boost करे, economic development लाए, लेकिन उसके साथ साथ ये inflation भी लाता है, उसके साथ साथ ये investment को reduce करता है। क्लियर है बात? ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यार वही चीज़ जो हम आपको बताएं अभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें अगर किसी को ये समझ में दिक्कत हो रहा होगा कि ये क्यों नहीं करेगा सरकार, तो पूछ रहा है इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्यों, कोई भी सरकार है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का गैप है, इस गैप को, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का जो गैप है, वो गैप को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए जाएगा। अब ये एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ कर रहा होगा एंड क्यों कर रहा होगा? ऑब्वियस रीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? चलो, question number 11. In India, the overall index of industrial production of indices of 8 core industries have combined weight of 37.90. Which of the following are among those 8 core industries? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? CCC, FRENS, ट्रिपल C फ्रेंस, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। सीमेंट, क्रूड ऑयल, कोल, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका था, फिर सेकंड में इसका था, एंड जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें आंसर ये था। सबसे कम वेटेज किसका था? फर्टिलाइजर का था। यहाँ तक तो ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आता। टेक्सटाइल आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको 5 पता है तो आप यहाँ इसको तो काट दिए। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब 2 3 4 इसमें है, 1 सीमेंट भी होगा, तो आंसर इज सी। क्लियर है? चलो, यहाँ पे और भी अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब बात हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ। बात को समझिए, हम लोग समझते हैं फिर सॉल्व करते रहेंगे। दिस इज यूजुअली कपल्ड विथ, दिस इज ऑफन accompanied by इन्फ्लेशन। समझो कैसे? जब कभी भी प्राइस किसी चीज का राइज होगा तो प्रोड्यूसर को थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, समझिएगा, एंड दे आर इनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर, एंड जब ये प्रोडक्शन फिर से बढ़ेगा, बात समझना, तो दिस विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एज मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल। उसको अगर लगेगा, मान लो हल्का प्राइस बढ़ा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसको लगेगा कि भाई सही है और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हो सकता है वो नया प्लांट बैठाए और लोगों को हायर करे, नया मशीन खरीदे, एंड जब ये सारा कुछ होता है तो वी ऑल नो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना। तो इन्फ्लेशन, बाकी डिफ्लेशन, वैसे डिफ्लेशन होता क्या है? व्हेन ओवरऑल प्राइसेस फॉल, दिस लीड टू नेगेटिव इन्फ्लेशन, राइट? एंड डिफ्लेशन कब होता है? जब लेस मनी सर्कुलेशन में हो, तो जब लोगों के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है, प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो रहा है, तो क्या होगा? चीज़ों का दाम गिरने लगेगा। अब जब दाम गिरने लगेगा तो कहाँ से इनको, प्रोड्यूसर जो है या इंडस्ट्री, उसको लगेगा कि भाई हमको तो नुकसान हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ये भी प्लांट बंद करो। तो जब प्लांट बंद होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर देयर इज हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इकोनॉमिक
ग्रोथ। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? एक्सट्रीम इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस राइज मोर देन 50% पर मंथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो जिम्बाब्वे 2008, वेनेजुएला 2010। क्लियर है? हाइपर इन्फ्लेशन में तो इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाता है बिकॉज मनी लूजेज इट्स वैल्यू वेरी क्विकली। हमसे सिंपल पूछा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, आंसर इज इन्फ्लेशन। क्यों इन्फ्लेशन समझ में आ गया? थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, हायर प्रॉफिट, उसको लगेगा कि भाई और प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो प्लांट आएगा, प्लांट वगैरह स्टेब्लिश करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या होगा? उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑप्शन के साथ साथ। डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. A rapid increase in the rate of inflation is sometime attributed to base effect. A rapid increase in rate of inflation is sometime attributed to base effect. What is base effect? Base effect क्या होता है समझो? It refers to how last year's inflation rate affects the current inflation rate. It is a mathematical impact seen when comparing inflation rate across different years. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना? मान लो कि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन जो था वो ऐसे बढ़ा, मतलब 100 से 110 हुआ, राइट? तो परसेंटेज चेंज निकालना होगा, इन्फ्लेशन निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा इन्फ्लेशन का परसेंटेज? तो 110 माइनस 100 अपॉन 100, राइट? तो ये कितना हो गया? 10% हुआ ना। 100 से कितना हो गया? 100। समझने के पर्पज से समझिए कि ये CPI जो 100 था वो लास्ट ईयर 100 से 110 हो गया। ठीक है, मतलब अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करें तो पैसा कितना बढ़ गया? 10 रुपए बढ़ा, राइट? ठीक है, तो 110 माइनस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10%, राइट? तो पैसा कितना बढ़ा? 10 रुपए, एंड परसेंटेज में 10% इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक, अब मानो, ठीक है, अब अभी कितना है? 110 हो गया ना, राइट? अब इस साल क्या हो गया? 110 से, मतलब ये वाले से आपको मान लो 121 रुपए बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा? 11 रुपए, है ना? लेकिन जब आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो 121 माइनस 110 अपॉन 110, है ना? यही वाला डिनोमिनेटर में ले रहे थे जो लास्ट इस समय के हिसाब से लास्ट ईयर था। अब ये इस साल का है, दिस ईयर, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर वाला लेंगे, राइट? जैसे यहाँ पे पहले वाला ले लिए थे 100, तो यहाँ पे ले लिए 110, तो 121 माइनस 110 अपॉन 110, ये भी 10% होता है। तो समझ में आ रहा है? भले 11 रुपए बढ़ा है अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, लेकिन इन्फ्लेशन क्या है? वही 10% ही है। इसी को तो बेस इफेक्ट कह रहे हैं। समझ में आया? द बेस इफेक्ट रेफर्स टू हाउ द लास्ट ईयर इन्फ्लेशन, देखो ना, ये लास्ट ईयर का था ना, लास्ट ईयर का प्राइस था, ये भी लास्ट ईयर का था 110 के रेस्पेक्ट में, ये तो लास्ट ईयर का हो गया। तो हाउ द लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट द करंट इन्फ्लेशन रेट, बस आप ऐसे ही समझ लो। भले ही प्राइस जो है 11 रुपए बढ़ गया, लेकिन आप तो यही बोलोगे ना कि नहीं नहीं 10% ही तो है। तो इन्फ्लेशन रेट समझ में आ रहा है कैसे मतलब असर दिखा रहा है? भले ही यहाँ 10 रुपए चेंज हुआ था, यहाँ 11 रुपए चेंज हो गया है। सो हमसे सिंपल सा पूछ रहा है बेस इफेक्ट क्या होता है? इट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, कि इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने में प्रीवियस ईयर का जो प्राइस लेवल था उसका क्या असर है। देखो, प्रीवियस ईयर का प्राइस लेवल का असर हुआ 10%, प्रीवियस ईयर का असर हुआ 10%, जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ा, राइट? तो आंसर इज सी। इसके अलावा अगर कुछ समझना होगा तो यहाँ भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंड बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में है, राइट? सो लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।